सो एस्पिरेंट्स, आज है 2026 के ही 7 Feb के सेकंड शिफ्ट का पार्ट 2। तो आज हम करेंगे नेक्स्ट 15 क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज डिस्ग्राफिया। डिस्ग्राफिया क्या होता है? क्या बताया था हमने? डिस्ग्राफिया का मतलब क्या होता है? जब हमारे में लिखने में, ग्राफिया मतलब लिखने में दिक्कत होती है। तो ये क्या है? इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आता है न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है क्या? डिस्ग्राफिया एक न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है? हाँ है, एक तरीके से सही है। इसमें हमारे डेवलपमेंट में फ़र्क पड़ता है। पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है? नहीं, ये बात गलत है हमारे पास। फिर है फिजिकल डिसेबिलिटी है? नहीं यार, इसमें फिजिकल डिसेबिलिटी कैसे है? फिजिकल डिसेबिलिटी क्या है? जब बच्चा चले ना, सीखे ना, कुछ शारीरिक प्रॉब्लम आना थी, इसमें डिस्ग्राफिया में शारीरिक दिक्कत थोड़ी है। या फिर लर्निंग डिसेबिलिटी। अब देखो, इसका ऑप्शन फर्स्ट भी हो सकता है, फोर्थ भी हो सकता है, लेकिन अगर हम बेस्ट चूज करें तो इसका ऑप्शन आएगा लर्निंग डिसेबिलिटी। इसमें बच्चे को क्या है, लिखने में, पढ़ने के दौरान दिक्कत आती है ना, इस दौरान। तो ये क्या हो जाएगा इसके अंदर? डिसलेक्सिया, या फिर हमारे पास हो डिसग्राफिया या डिसकैल्कुलिया, ये तीनों एक लर्निंग डिसेबिलिटी है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 17। अ टीचर शुड केटर टू ब्लैंक नीड्स ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन इन द क्लासरूम। एक टीचर जो है किसकी तरफ, बच्चों की किस तरफ, जो बच्चे गिफ्टेड बच्चे होते हैं उनके किस चीज़ के ऊपर, किस चीज़ पे हमें ध्यान रखना चाहिए? क्या सिर्फ हमें उनकी कॉग्निटिव पे, केवल सिर्फ जो हमारी इंटेलिजेंस है उसके ऊपर फोकस करना चाहिए? नहीं, केवल कॉग्निटिव सोशल नहीं, कॉग्निटिव इमोशनल नहीं, तीनों चीज़ों पे ध्यान देना है कि बच्चे की कॉग्निटिव अच्छी हो, सोशल और इमोशनल, तीनों चीज़ों पे तरीकों से देखना है। उसकी सामाजिक सोच क्या है, भावना, फीलिंग्स क्या है, उसकी फीलिंग्स पे भी, उसकी इंटेलिजेंस पे भी हमें तीनों चीज़ों के ऊपर फोकस करना चाहिए। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18। Which of the following are example of pedagogical approach to teach student with learning disabilities? वो बच्चे जिनके अंदर पढ़ने में दिक्कत आती है, लर्निंग डिसेबिलिटीज होने हैं, तो उन्हें किस तरीके से हमें पढ़ाना चाहिए? बताया था एक बच्चा जो होता है हमें इस तरीके से, वो कंप्लीटली इन्वॉल्व हो, उनके इंडिविजुअल डिफरेंस के अकॉर्डिंग इंक्लूड करके हमें पढ़ाना चाहिए। तो मल्टी सेशनल स्ट्रेटेजीज का यूज़ करना चाहिए, जैसे कि कभी ओरल पढ़ा दे, वीडियो के थ्रू पढ़ा दे बच्चों को, तो ऐसे हमें बच्चों को पढ़ाना चाहिए। बात सही है। स्टैंडर्डाइज लर्निंग गोल्स, नहीं, मैंने क्या बोला था, कैसे लर्निंग गोल्स होने चाहिए? फ्लेक्सिबल, कभी भी फिक्स्ड नहीं होने चाहिए। तो ये ऑप्शन क्या हो गया? गलत। फ्लेक्सिबल एंड सिक्वेंशियल इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करनी चाहिए बच्चे को, सही है। और स्मॉलर टास्क को ब्रेक डाउन कर देना चाहिए, ये भी सही है। स्मॉलर टास्क को ब्रेक डाउन कर देना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं? एनालिसिस। जब हम बड़े बड़े पार्ट्स को छोटे पार्ट्स में ब्रेक डाउन करके बच्चों को समझाते हैं, उसे बोलते हैं एनालिसिस। सो द करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा इसका? फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ, ऑप्शन नंबर 3। आप मूव करते हैं नेक्स्ट पर। इसमें एलिमिनेशन भी लगा सकते हैं कि जिसमें सेकंड वो कट जाएगा। ये दोनों सेकंड है, ये दोनों कट गए। अब किस में है? इन दोनों में नहीं है, लेकिन फर्स्ट तो हमारा इंपॉर्टेंट है, तो हमारे पास फिर आ जाएगा इसका ये ऑप्शन। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 18। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। एक ADS ASD हमने बताया था, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इनमें से कौन से में हमारा ऑटिज्म, उसके बारे में स्टेटमेंट ASD के बारे में गलत है, वो हमें बतानी है। पहली आती है कि जो बच्चे विद ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, उनके पास एक्सीलेंट कम्युनिकेशन स्किल होती है लेकिन पुअर मेमोरी होती है। नहीं, ऐसा बात नहीं है, क्योंकि जो ऑटिज्म होते हैं, ऑटिस्टिक पर्सन होते हैं, वो अपनी बातों को दूसरों के सामने नहीं रख पाते हैं, उन्हें कम्युनिकेशन और सोशल इंटरेक्शन में प्रॉब्लम आती है। तो हमारा ये ऑप्शन क्या है? गलत है। दूसरा है सेंसरी इंटीग्रेशन एंड रेगुलेशन हेल्प चिल्ड्रन विद ASD। वो बच्चे जिनको ASD की दिक्कत है, तो उन्हें हमें कैसे, मतलब इन्वायरमेंट में ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना चाहिए जो कि बच्चे को इंटीग्रेट करके रखे, एक दूसरे से जोड़ कर रखे, इससे उनको थेरेपीज प्रोवाइड करवानी चाहिए, तो उसमें हेल्प करेगी। ये बात पॉजिटिव है ये चीज़। एबिलिटी टू हियर दैट इज अफेक्टेड टू इन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इट इज़ प्राइमरीली एबिलिटी टू हियर। मतलब कि ये क्या बोला है कि जो कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है, उन्हें सुनने में समस्या आती है। नहीं, उन्हें एबिलिटी सुनने से अफेक्ट नहीं होता। ऑटिज्म के अंदर सुनने वाले कोई अफेक्ट ही नहीं होता, तो कम्युनिकेशन अफेक्ट करता है ना बच्चों की। ठीक है, अगला है हमारे पास, तो ये ऑप्शन भी कट गया। अगला है चिल्ड्रन विद ASD एग्जिबिट अ प्रेफरेंस फॉर न्यू स्टिमुलाई एवरी डे, कि मतलब वो ऐसे बच्चे होते हैं जिन्हें हर दिन अलग अलग चीज़ें चाहिए होती है, हर दिन उनका रूटीन चेंज करना होता है। नहीं, जो ASD वाले बच्चे, उनका ये कि उनका एक परफेक्ट टाइम टेबल होता है, उन्हें वही
फॉलो करते हैं, वो अपना टाइम टेबल भी चेंज करते हैं ना, तो उन्हें दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, उसमें अच्छे से ढल नहीं पाते हैं, तो ये बात भी गलत है। तो द करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा कि हमें ASD के बच्चों को सेंसरी इंटीग्रेशन और रेगुलेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 20। While teaching in inclusive setups, जब हम इंक्लूसिव सेटअप्स में पढ़ाते हैं तो टीचर्स को क्या करना चाहिए? सी डाइवर्सिटी एज एन ऑब्स्टेकल टू इफेक्टिव टीचिंग, कि जो डाइवर्सिटी होती है उसको, विविधता मतलब हर एक इंडिविजुअल डिफरेंस को सीखने में एक ऑब्स्टेकल है, बाधक है, नहीं मतलब उसको स्टॉप करते नहीं, ये बात तो गलत है। अगर इंक्लूसिव या एजुकेशन सेटअप करना है तो वहाँ पे तो हमें इंडिविजुअल डिफरेंसेस पे फोकस करना है कि हर बच्चे को अलग तरीके से पढ़ाया जाए, हर एक की डिमांड नीड उसके अकॉर्डिंग किया जाए, तो ये बात क्या हो गई? गलत हो गई। सेकेंड है हमारे पास कंटिन्यूसली एग्जामाइन देयर ओन इम्प्लिसिट एंड प्री कन्विंस्ड बायनेस, कि बच्चे टीचर को क्या करना चाहिए कि टीचर को अपने खुद की जो अपने ऊपर जो है उस पर अपने मतलब थिंकिंग करनी चाहिए कि वो किस तरीके से पढ़ा रहा है, क्या वो सही पढ़ा रहा है, अगर अच्छा नहीं समझ पा रहा तो वो किस तरीके से चेंज करके पढ़ाए कि बच्चे को समझ में आ जाए, मतलब अपने ऊपर और बायस नहीं रहना चाहिए किसी के प्रति, हर बायसनेस तो बिल्कुल गलत है, तो ये ऑप्शन कहीं ना कहीं सही है। अंडरस्टैंड स्पेशल चिल्ड्रन एज नीडी एंड डिपेंडेंट ऑन अदर, जो स्पेशल चिल्ड्रंस होते हैं उन्हें हमें ऐसा समझना कि मजबूर है, बहुत ज़रूरतमंद है, नहीं, ऐसे तो बच्चे जो होते हैं वो अपने आप को कम फील करेगा कि टीचर मेरे को ऐसे समझ के दे रहा है, तो बच्चे पे मैं ऐसा नहीं है, बच्चे को ऐसा देना चाहिए भाई तुम इंडिपेंडेंट हो, तुम कुछ भी कर सकते हो, ये तुम्हारी कमी नहीं है, तुम्हारे लिए एक अच्छी चीज़। अगर कोई बच्चा जो होता है, अगर कोई बच्चे को लिखने में दिक्कत, हाथ नहीं है उसके, तो उसको ये नहीं बोलो भाई तेरे हाथ नहीं है तो नहीं लिख सकता, तू बोल के सुना, नहीं भाई तू कोशिश कर किस और तरीके से कर, पर कर, मतलब बच्चों को बढ़ावा देना चाहिए, उन्हें उनकी कमियों को महसूस नहीं करवाना। सेम करिकुलम फॉलो करना चाहिए, बात गलत है। मैंने क्या बोला था कि इंडिविजुअल डिफरेंस की में हर बच्चे के लिए अलग अलग होना चाहिए, ना कि सेम होना चाहिए सबके लिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास? कंटिन्यूसली हमें एग्जामाइन करना चाहिए और बायसनेस नहीं रखनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। Asserts and reason. Teachers should include a variety of children's literature to create print-rich environment in the classroom. प्रिंट रिच इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है कि आसपास हमारे जितने भी आसपास होते हैं वहाँ पे टीचर्स चार्ट्स वगैरह लगा देना, अलग अलग तरीके से कुछ कुछ लगा देते हैं, तो क्या टीचर्स को ऐसे वैरायटी ऑफ लिटरेचर्स को इंक्लूड करना। प्रिंट रिच इन्वायरमेंट हमारे लिए एक अच्छी चीज़ होती है बच्चों को पढ़ाने के लिए। अब जब छोटे बच्चों के क्लास में जाते कभी इधर चार्ट होता है, इधर चार्ट होता है, एनिमल्स का, फ्रूट्स का, बर्ड्स का, बॉडी पार्ट्स, हर एक तरफ प्रिंट रिच इन्वायरमेंट होता है वो, तो ये बात हमारी सही है। क्लासरूम रिच इन लिटरेसी मटेरियल्स एंड लिटरेसी एक्सपीरियंस सेंट्रल टू इफेक्टिव लर्निंग। हाँ, वो क्लासरूम जिनके अंदर हमारे पास पढ़ने लायक सामान होते हैं, सामग्री होती है, मटेरियल्स होते हैं, उनसे लर्निंग इफेक्टिवली होती है। हाँ, बच्चा देख के समझ के पढ़ता है, अपने आप को मतलब उसको उससे कनेक्ट कर पाता है अपने आप को। अगर हम एक ओरल मेथड बच्चे को सिर्फ ऐसे ही पढ़ाए, जब तक बच्चे को ए फॉर एप्पल दिखाएंगे नहीं, बच्चे को समझ में नहीं आएगा कि एप्पल क्या है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अब मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। In order to facilitate students learning in progressive classroom, a teacher should emphasize on the practice of। इस पे एक बच्चे जो है इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट स्टूडेंट्स लर्निंग, बच्चे के एक प्रोग्रेसिव क्लासरूम के अंदर, प्रोग्रेसिव प्रगतिशील, जिसमें हर बच्चे को मतलब लर्निंग बाय डूइंग से इंक्लूड रखना है, एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए, स्टूडेंट सेंटर्ड होना चाहिए। तो उस दौरान टीचर को क्या करना चाहिए? पहला, बिहेवियर कंडीशनिंग। बिहेवियर कंडीशनिंग मतलब क्या? बिहेवियर को बता देना चाहिए तुम्हें इस तरीके से ही बिहेव करना है। नहीं, बिहेवियर भी हर किसी बच्चे का अलग होता है, कंडीशनर थोड़ी प्रोवाइड कर सकते हैं। पैसिव रेप्लिकेशन मतलब क्या हो, हमें बच्चे को पैसिव बनाकर और बोलना है कि कॉपी करो, नकल के ऊपर छोड़ देना है बच्चे को, तो नकल करना तो गलत है। रिफ्लेक्टिव थिंकिंग, ये बात सही है कि बच्चे को रिफ्लेक्टिव थिंकिंग का मौका देना चाहिए कि वो अपने तरीके से सोचे, अपने क्वेश्चंस भी पूछे, उनके ऊपर विचार करे, टीचर्स उन क्वेश्चंस का आंसर भी समझाए, बच्चों को अच्छे से समझाएं। ओबीडियंट लिसनिंग मतलब कुछ नहीं बोलना, बस मैम जो बोल रहे हो सुन लो और उसकी तरह ही करो, नहीं ये तो गलत है, उसमें बच्चा पैसिव हो जाएगा ना, एक्टिव कहाँ रहेगा। तो बच्चा प्रोग्रेसिव लर्निंग कहाँ करेगा? जब वो एक्टिव रहेगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या आ जाएगा? थर्ड। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ठीक है। सीइंग रमन को फोर्थ ग्रेड स्टूडेंट, एक फोर्थ ग्रेड का स्टूडेंट है जो कि क्वेश्चन पे अटक गया है, उसकी टीचर ने पूछा टू ट्राई द सोल्यूशन वाइल स्पीकिंग व्हाट इज गोइंग ऑन हिज माइंड, कि तुम्हारे दिमाग में जो कुछ भी चल रहा है तुम उसके थ्रू अपने क्वेश्चंस को सोल्व करना ट्राई करो।
अब ऐसी वर्बलाइजेशन, ये अब इसके उससे जो टीचर बोल रहा है उससे वो क्या कहना चाहता है, टीचर का क्या मतलब है, क्या है, फ्यूटाइल बिकॉज लैंग्वेज हिंडर्स द थॉट प्रोसेस, यह बकवास है। फ्यूटाइल का मतलब क्या है, वेस्ट है, व्यर्थ है। क्यों? क्योंकि लैंग्वेज थॉट प्रोसेस को रोक देती है। नहीं भाई, लैंग्वेज, हमने क्या होता था, लैंग्वेज से थॉट की डेवलपमेंट होती है, ये तो किसने बोला था, बताया था ना, लैंग्वेज से थॉट होता है, ये बोला था जीन पियाजे ने। और लैंग्वेज और थॉट दोनों एक साथ चलते हैं और फिर जाके एक जगह मिल जाते हैं, ये बोला था वाइगोत्स्की ने। तो ऐसा तो किसी ने नहीं बोला कि स्टॉप करता है थॉट प्रोसेस को, नहीं। हेल्पफुल बिकॉज लैंग्वेज फैसिलिटेट थॉट प्रोसेस, ये जरूर है, हेल्पफुल है क्योंकि लैंग्वेज थॉट प्रोसेस को हेल्प करती है, बात सही है। सपोर्ट ओनली फॉर स्टूडेंट विद लर्निंग डिसेबिलिटीज बिकॉज दे हैव डिफिकल्टी इन ऑडिटरी प्रोसेसिंग, मतलब सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए हेल्पफुल होगी है तकनीक जो कि जिनके पास लर्निंग डिसेबिलिटी हो। नहीं भाई, हर एक के पास थॉट होते हैं, तो हर एक अपनी लैंग्वेज से थॉट्स को कर सकता है, ये बात तो गलत है। अनप्रोडक्टिव होगी, थॉट्स रिलेटेड नहीं होती, ये बात तो बिल्कुल गलत है। थॉट और लैंग्वेज तो एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। सो द करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा इस ऑप्शन का, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकंड, ये हेल्पफुल होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ए टीचर हु बिलीव्स इन कंस्ट्रक्टिविस्ट पेडागोजी, एक टीचर है जो कि कंस्ट्रक्टिविस्ट पेडागोजी पर बिलीव करती है। कंस्ट्रक्टिविज्म मतलब कि बच्चा अपने आप से नॉलेज को क्रिएट करता है, तो वो क्या करेगी, अवॉइड करेंगी कनेक्टिंग कंटेंट टू रियल वर्ल्ड। क्या उसको रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करना, नहीं, हमने तो यही बोला था बच्चे को रियल वर्ल्ड से कनेक्ट करके पढ़ाना चाहिए, ये ऑप्शन हो गया गलत। अवॉइड जजमेंट ऑफ स्टूडेंट ऑन द बेसिस ऑफ कल्चरल बैकग्राउंड, ये बात सही है कि बच्चे को ये नहीं देखना वो किस सोसाइटी से आ रहा है, किस रिलीजन का है, इन सब चीज़ों को हमें अवॉइड करके बच्चों को जज नहीं करना चाहिए, बात सही है। प्रोमोट हाई लेवल ऑफ वर्बल इंस्ट्रक्शन एज प्राइमरी पेडागोजी, कि मतलब बच्चों को सिर्फ क्या है, वर्बली लेक्चर मेथड से पढ़ाई, उसके अलावा कुछ यूज ना करें, नहीं, क्योंकि लेक्चर मेथड सबसे बोरिंग मेथड होता है, सिर्फ कुछ टॉपिक्स के लिए ही हम इसको प्रेफर करना चाहिए, वरना नहीं करना चाहिए। प्रोमोट एबिलिटी ऑफ ग्रुपिंग स्टूडेंट्स, कभी भी बच्चों के बीच में ग्रुपिंग नहीं रखनी चाहिए, हमने क्या पढ़ा था, कोलैबोरेटिव लर्निंग होनी चाहिए, मतलब बच्चों को एक साथ कोलैब करके पढ़ाना चाहिए। सो इसका क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा अवॉइड जजमेंट ऑफ स्टूडेंट, क्वेश्चन आंसर नंबर सेकंड। मूव करते हैं 25th क्वेश्चन पर। एक्टिव एंगेजमेंट ऑफ लर्नर, लर्नर का एक्टिव एंगेजमेंट का मतलब क्या हो गया, देखो पहले तो यहाँ से काटते हैं। रोट मेमोराइजेशन, ये बात तो गलत है, तो ये ऑप्शन गलत। कंपटीशन भी गलत है, तो ये भी गलत। और सोल सोर्स ऑफ नॉलेज, टेक्स्ट बुक सोल सोर्स नहीं होती है, तो ये भी गलत। अब इसमें देखो, इंक्वायर, एक्सप्लोर, क्वेश्चंस, बच्चे को इंक्वायरी करनी चाहिए, अलग अलग जगह एक्सप्लोर करना चाहिए, जब भी कोई क्वेश्चन बने वो पूछना चाहिए, तो ये क्या है, ऑप्शन फर्स्ट सही है। सारे तीनों वर्ड्स पॉजिटिव है इसके, तो हमारा सही है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पर। राधा रीजन्स, राधा क्या बोली, क्लोज ड्राई फास्टर इन द सन देन इन द शेड, सो सन इज हेल्पिंग दैम टू ड्राई। राधा कहती है कि जो कपड़े होते हैं वो धूप में जल्दी सूखते हैं इन कंपेरिजन टू छाया, क्योंकि जो सन है वो कपड़े सूखने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या होगी, पहले इनका मतलब समझते हैं। एनिमिज्म का मतलब होता है जब वो लिविंग नॉन लिविंग थिंग को लिविंग समझे, वो होता है एनिमिज्म। क्या ये एनिमिज्म हो रहा है, नहीं हो रहा। रिवर्सिबल थिंकिंग क्या होती है कि 5 × 3 और 3 × 5 इक्वल होता है, क्या इसमें रिवर्सिबल थिंकिंग है, नहीं हो रही। डिसेंट्रेशन, कन्वर्जेशन आना, कि मतलब एक छोटा गिलास है और एक बड़ा गिलास, इन दोनों में, सॉरी एक मिनट थोड़ा क्लीन अप करते हैं, कि एक मान लो ऐसे बड़ा गिलास है और एक ऐसे गिलास है छोटा, तो इन दोनों में सेम पानी आएगा, बस इनका डायमेंशन चेंज हुए हैं, तो ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा। कॉज एंड इफेक्ट की बात हो रही है, ये कॉज एंड इफेक्ट क्या होता है कि ऐसा इसलिए हुआ, उसके पीछे यह कारण है, किस वजह से हुआ और उसका क्या रिजल्ट आया। कॉज क्या था कि धूप थी, इफेक्ट क्या हुआ कि कपड़े सूख गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रेंसिक मोटिवेशन, दो टाइप के मोटिवेशन होते हैं, इंट्रेंसिक मोटिवेशन एंड एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन। इंट्रेंसिक मोटिवेशन में क्या होता है कि बच्चा अपने मर्जी से पढ़ता है, सेल्फ, खुद से, और एक्सट्रेंसिक में बाय लालच में, ग्रेड्स बोल सकते हैं या रिवार्ड बोल सकते हैं, लालच में जब पढ़ता है। तो अब देखो इनमें से कौन सा इंट्रेंसिक और कौन सा एक्सट्रेंसिक है, चलो बात करते हैं। स्टडिंग टू गेट गुड ग्रेड्स, ग्रेड्स पाने के लिए पढ़ना, तो ये तो एक एक्सट्रेंसिक मोटिवेशन हो गया। गेम को प्राइज मनी के लिए खेलना, ये भी एक्सट्रेंसिक हो गया।
पर्सनल इंजॉयमेंट, जब पर्सनल बात हो जाती है ना, पर्सनल पे फोकस करो तो क्या हो गया, इंट्रिंसिक मोटिवेशन हो गया। तो ये ऑप्शन सही है। कंप्लीट करना ताकि पेरेंट्स कॉल ना करें, तो ये बात याद रखना। एक्सट्रिंसिक में 2 R आते हैं, एक आता है रिवार्ड और एक आता है पनिशमेंट। रिवार्ड का मतलब होता है कि जब बच्चा काम किस लिए करे, किसी उससे कुछ फायदा हो रहा हो। पनिशमेंट कि बच्चा काम इसलिए करे ताकि वो उसको कोई पनिशमेंट ना मिले, दंड से बचने के लिए। तो इन दोनों केसेस में ही एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन होगा। तो इंट्रिंसिक मोटिवेशन का क्या करेक्ट आंसर आ जाएगा, प्लेइंग फॉर पर्सनल इंजॉयमेंट। पर्सनल इंजॉयमेंट वर्ड याद रखना। मूव करते हैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 28। टीचर्स हु बिलीव इन कंस्ट्रक्टिविस्ट पेडागोजी शुड प्रोवाइड अ लॉट ऑफ मटेरियल टू द चिल्ड्रन। वो टीचर जो कि कंस्ट्रक्टिविस्ट में बिलीव करती है, उन्हें बच्चों को बहुत ज़्यादा क्या प्रोवाइड कर देना चाहिए, लॉट ऑफ मटेरियल्स प्रोवाइड करने चाहिए। हाँ ये बात सही है भाई, क्योंकि कंस्ट्रक्टिविस्ट का मतलब क्या है, जब बच्चा खुद से थिंकिंग करके पढ़े। अब भाई बच्चे को जब थिंकिंग के लिए पढ़ाना है तो उसको कुछ ना कुछ तो मटेरियल देना पड़ेगा, नहीं तो बच्चा कैसे अपने थॉट्स को जनरेट करेगा। तो हमारा क्या है, ये ऑप्शन सही है। अब मूव करते हैं नेक्स्ट पे। यंग चिल्ड्रन डिपेंड सोली ऑन वर्बल इंस्ट्रक्शंस एंड लेक्चर्स फॉर मीनिंगफुल लर्निंग। किसका मतलब क्या है कि जो बच्चे होते हैं वो वर्बल इंस्ट्रक्शंस और लेक्चर्स के लिए किस पे डिपेंड, मीनिंगफुल लर्निंग के लिए वो डिपेंड करते हैं लेक्चर्स पर। भाई पहली बात लेक्चर पे तो डिपेंड ही नहीं करते, लेक्चर मेथड गलत है, तो ये गलत हो गया। तो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 3 इज टू आर इज फॉल्स। चलो इसमें एक बात आती हूँ, एक बात याद रखना, लर्निंग हमेशा ऐसी होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए, लर्निंग बाय डूइंग पे फोकस करना है कि बच्चों का उसमें एक्टिव पार्टिसिपेशन हो। लर्निंग बाय डूइंग, एक्टिव पार्टिसिपेशन हो, बच्चा क्या होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए। ठीक है, स्टूडेंट सेंटर होनी चाहिए, स्टूडेंट पे फोकस करें, ना कि टीचर या बुक या एग्जाम, इन पे हमें फोकस नहीं करना। अब मूव करते हैं 29th क्वेश्चन। अवॉइडिंग द अपीयरेंस ऑफ लो एबिलिटी इन फ्रंट ऑफ पीयर्स एंड टीचर्स इज एन एग्जाम्पल हो। मतलब अपनी दूसरों के सामने, अपने दोस्तों या अपने टीचर्स के सामने, अपनी फैमिली मेम्बर्स के सामने खुद को कम ना दिखाना, ये क्या हो गया, मास्टरी गोल है। नहीं, मास्टरी गोल का मतलब क्या होता है कि जब बच्चा इसलिए सीखे समझे कि वो खुद चाहता है, उसको उसमें इंटरेस्ट है, नहीं है। परफॉर्मेंस अप्रोच, परफॉर्मेंस अप्रोच क्या है, बच्चा अच्छा प्रदर्शन थोड़ी दिखाना चाहता है, ये तो गलत है। टास्क इन्वॉल्व गोल्स कि मतलब बच्चे को ये काम कंप्लीट करना है इसलिए बच्चा पढ़ रहा है, तो ऐसा तो नहीं है, इसमें लो एबिलिटी कहाँ गई। अवॉइडेंस गोल, अपने आप को दूसरों के सामने नीचा नहीं दिखाना, इसलिए वो परफॉर्म कर रहा है, तो परफॉर्म क्यों कर रहा है, अवॉइडेंस के लिए। ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा, ऑप्शन 4 करेक्ट आ जाएगा। मूव करते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इफेक्टिव वे टू प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग। क्लास के अंदर क्रिटिकल थिंकिंग को प्रमोट करना है, जब बच्चा अपनी दिमागी तौर से आलोचनात्मक, मतलब कि खुद से सोच के करे, कुछ भी बोले तो उसके ऊपर क्यों का पर्सन करे तो उसके पास उसका आंसर हो। तो क्या होगा इसमें, एनकरेज करना रोट मेमोराइजेशन, भाई ये बड़ी गलत है, रोट मेमोराइजेशन को एनकरेज क्यों करना है हमें। डिस्करेज करना स्टूडेंट्स, डिस्करेज स्टूडेंट फ्रॉम आस्किंग क्वेश्चन, भाई क्वेश्चन पूछने से हमें मना नहीं करना चाहिए कभी बच्चे को, जो क्वेश्चन पूछे हमें वो बताना चाहिए। प्रोवाइडिंग, एनकरेजिंग स्टूडेंट टू थिंक इंडिपेंडेंटली एंड क्वेश्चनिंग अजम्पशंस, ये बात सही है कि बच्चों को हमें मोटिवेट करना चाहिए कि वो अपने खुद से सोचे, अपनी खुद की थिंकिंग बनाए और क्वेश्चंस पूछे हर एक चीज़ के ऊपर, ये बात सही है, पॉजिटिव है। प्रोवाइडिंग स्टूडेंट विद सेट ऑफ प्री डिटरमाइंड आंसर्स, ये पहले से आंसर सेट कर देना, पर इससे क्या होगा, बच्चे में खुद की थिंकिंग थोड़ी डेवलप होगी, तो ये हमें नहीं करना। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3। एक बात याद रखना, जितना हो सके हमें पॉजिटिव आंसर चूज करना है बच्चों के लिए। कब, अगर इसमें नोट ना आए, अगर नोट आता ना और सारे पॉजिटिव होते हैं, जैसे यहाँ पे आ जाता डिस्करेजिंग और यहाँ पे इनकरेजिंग और यहाँ पे इनकरेजिंग और इसमें आ जाता नोट, तो फिर ये ऑप्शन सही हो जाता। तो इस चीज़ पे भी फोकस करना है कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है एक बार में ही, और दूसरे के साथ इस चीज़ पे ध्यान देना है कि हमेशा पॉजिटिव हो, बच्चों के लिए फ़ायदेमंद हो, हमें उन चीज़ों को चूज़ करना है। इसी के साथ आज का ये टॉपिक सेकंड पेपर भी फिनिश होता है। 2 पेपर हमने करवा दिए हैं, 2 पेपर 2 शिफ्ट के हैं, एक दिन के ही, 7/5 का फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट, पेपर 1। कल अब लाएंगे पेपर 2, पेपर 2 के CDP के क्वेश्चंस कराएंगे। भाई पेपर 1 वालों भी कर लेना, वो पेपर 1 वाले पेपर 2 के भी कर लेना, क्वेश्चन CDP का सिलेबस सेम है। ठीक है, विद दिस थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।